सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ जेड डायनेस्टी एंड आई होप कि तुम लोग बहुत ही ज्यादा अच्छे और मजे में होगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कहना चाहूंगी कि अगर इससे पहले का एपिसोड अभी तक चेकआउट नहीं किया है तो पहले जाओ और जाके उसे देख लो, वरना यहाँ तुम्हें कुछ समझ नहीं आने वाला। और अगर तुमने देख लिया है तो बिना किसी देर के आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो होम प्लीज, जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था जहाँ पे फाइनली ज़ेफन ने उस इविल मैनिफेस्टेशन को हरा दिया था, जिस वजह से ब्लड डिवोरिंग बीट की पावर पूरी तरीके से सप्रेस हो जाती है। साथ ही यहाँ पर जो मास्टर पाउजी होते हैं वो भी अब इससे आजाद हो जाते हैं, लेकिन वहाँ पर उनकी मौत भी हो जाती है। इसी के साथ हम देखते हैं कि ज़ेफन ने अपने अंदर चल रहे उस हेट्रेड को भी हरा दिया था और उसे खुद के ऊपर कंट्रोल हासिल करने नहीं दिया। इसी के साथ ज़ेफन उस मेंशन से बाहर आ जाता है और फिर वो अपने एक नए सफर की शुरुआत कर देता है। और आगे सो होमीज, हमारे इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हम किनियन सेक्ट के बाहर का सीन देखते हैं, जहाँ पर जितने लोग भी उस ग्रेट वॉर में मारे जा चुके हैं सभी को यहाँ पर श्रद्धांजलि दी जा रही थी। साथ ही यहाँ पर उनके लिए सभी लोग प्रे भी करते हैं और हम देखते हैं कि सभी लोग बहुत ही ज्यादा उदास थे, क्योंकि यहाँ पर इन लोगों ने अपने बहुत से साथियों को खो दिया। यहाँ पर हम देखते हैं कि सभी की आंखें नम होती है और वो लोग अपने मन ही मन उन बहादुर लोगों को श्रद्धांजलि दे रहे थे। इसी के साथ हम देखते हैं कि ड्रैगन पीक का लीडर जो है वो उन सारे इटर्नल हीरोज को रिस्पेक्ट देने के लिए उन सभी के नाम पर एक लंबी चौड़ी स्पीच भी देते हैं, जहाँ पर उनके बारे में हमें बहुत कुछ बताया जाता है। इसी के साथ हम देखते हैं कि जो ड्रैगन पीक का लीडर है वो सभी से कहने लगता है कि हमारे ये जो इटर्नल हीरोज हैं अब इनके लिए हमें उस रिचुअल को स्टार्ट करना होगा। और हम देखते हैं कि वो सभी को पोजीशन लेने का ऑर्डर देता है, जिसके बाद यहाँ पर जितने पीक लीडर्स थे और जितने एलाइड डिसाइपल्स थे और जितने कोर डिसाइपल्स थे, ये सभी लोग अपनी अपनी पोजीशन लेकर उन सभी के सामने उन्हें रिस्पेक्ट देते हुए ग्रीट करते हैं। इसी दौरान यहाँ पर पीछे से गेट खुलने की आवाज आती है और हम देखते हैं कि किनियन सेक्ट का लीडर दाओ जुआन यहाँ पर मौजूद था और उसके हाथ में वही स्प्रिट टैबलेट मौजूद था, जिसे देखकर ड्रैगन पीक का लीडर भी इसके बारे में उससे पूछता है, लेकिन वो बिना किसी को आंसर किए आगे बढ़ने लगता है और कहने लगता है कि आखिर ये स्प्रिट टैबलेट इतनी ज्यादा ब्लैंक क्यों है, इसमें कुछ भी मेंशन क्यों नहीं है। यहाँ पर एलाइड डिसाइपल समेत सभी का यही सवाल होता है, लेकिन किसी को भी कुछ नहीं पता कि आखिर मास्टर दाओ जुआन के दिमाग में क्या चल रहा है। लेकिन यहाँ पे हम ज़ेंग को देखते हैं, जहाँ पर उसका चेहरा साफ बयां कर रहा था कि आखिर ये स्प्रिट टैबलेट किसका है। तभी हम देखते हैं कि रूसी की जो मास्टर होती है वो यहाँ पर दाओ जुआन को रोकते हुए कहती है कि सेक्ट लीडर, आप जो करने जा रहे हैं ये हमारे प्रोटोकॉल के खिलाफ है, आप उन्हें एंसेस्टर हॉल के साथ नहीं रख सकते। जिस पर मास्टर दाओ जुआन की सटक जाती है, वो अपनी पावर की ओर अगर रिलीज करते हुए कहता है कि क्या हो अगर मैं फिर भी ये चीज करना चाहूँ, क्या तुम में से किसी के पास दम है कि मुझे यहाँ पे रोक सको। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि सबकी बोलती बंद हो जाती है। वही दूसरी तरफ हम ज़ेफन और फाशियान और बाकी लोगों को देखते हैं जो कि माउंटेन टॉप पर पहुंच जाते हैं और फाशियान ज़ेफन से कहने लगता है कि ये वही वैली है जहाँ से सब कुछ शुरू हुआ था। और तभी फाशियान उससे कहने लगता है कि ज़ेफन, मेरे ख्याल से तुम्हें हमारे साथ चलना चाहिए, हम तुम्हें इस रास्ते पर गाइड करेंगे। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि ये दोनों तो आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन ज़ेफन को यहाँ पर एल्डर की कही बात याद आती है, जहाँ पर वो कह रहे थे कि मैं अच्छे से जानता हूँ कि बीते एक दशक में तुमने इस ब्लड डिवोरिंग बीट की एनर्जी को बहुत ज्यादा सप्रेस करने की कोशिश की है और तुम इसके बैकस्लैश से डील करते हुए आ रहे हो, और मैं अच्छे से जानता हूँ कि तुम्हारी लाइफ ऑलरेडी एक बहुत बड़े खतरे से डील कर रही है। लेकिन अगर तुम मुझ पर यकीन करते हो तो मैं तुम्हें एक मेथड को बता सकता हूँ जिसके जरिए से तुम अपनी जिंदगी को इस खतरे से बाहर निकाल सकते हो। तो बताओ, क्या तुम इसे ट्राई करना चाहते हो? क्या तुम मुझ पर एक आखिरी बार भरोसा करना चाहते हो? यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रेजेंट टाइम में ज़ेफन उसकी बातें याद करते हुए अपने वेपन के ऊपर सवार होकर उस वैली की तरफ फाशियान को फॉलो करते हुए रवाना हो जाता है, जहाँ पर ऑलरेडी तियानमिंग टेम्पल का वो एल्डर और बाकी सभी लोग मौजूद थे और फाशियान ज़ेफन का यहाँ पे वेलकम करता है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि ज़ेफन आसपास के नज़ारे को देखकर इनसे पूछने लगता है कि क्या मैं जान सकता हूँ कि आखिर ये जगह कौन सी है? क्या ये वही जगह है जिसके बारे में आपने मुझे बताया था? जिस पर ग्रैंड एल्डर कहने लगते हैं कि थोड़ी देर सब्र करो, इसके बाद तुम खुद अपनी आंखों से देख लोगे। और हम देखते हैं कि सामने मौजूद उस बड़ी सी चट्टान से एक गोल्डन डिवाइन लाइट निकलती है, जो कि जैसे ही ज़ेफन के बॉडी से टकराती है तो ज़ेफन को एक फेमिलियर सी वाइब आती है। इसी दौरान जो ग्रैंड एल्डर है वो बताने लगते हैं कि सालों पहले जो हमारे तियानियन टेम्पल के फाउंडर थे, यानी कि वो पहले मोंग जिन्होंने इस जगह को तलाश किया, जिसके बाद उन्होंने इस टेम्पल को बिल्ड किया, उन्होंने इस जगह को एक दिन तलाश किया और जहाँ पर उन्हें बुद्धा से एनलाइटमेंट हासिल हुई। साथ ही यहाँ पर इसी स्टोन के ऊपर बैठकर उन्होंने 3 दिन और 3 रात के लिए मेडिटेशन किया, जिसके बाद उन्होंने बुद्धिस्ट स्टेट के सबसे ग्रेट परफेक्शन को भी हासिल किया और जिसके साथ ही उन्होंने यहाँ फिर तियानियन टेम्पल को बिल्ड करने का डिसीजन लिया। इसी के साथ यहाँ पर ग्रैंड एल्डर बताने लगते हैं कि यहाँ पर उन्होंने ग्रेट ब्रह्मा विजडम के बारे में भी जाना। साथ ही वो बताने लगते हैं कि उसका ओरिजिन जेड भी यहीं पर
पर मौजूद है। इसी के साथ हमें वो वॉल भी दिखाई जाती है जिसे देखकर ज़ाओफेन भी हैरान था कि तभी उस वॉल को देखते साथ ही ज़ाओफेन उस ग्रैंड एल्डर से पूछता है कि क्या मैं आपसे एक सवाल कर सकता हूँ, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि अब आगे मुझे क्या करना चाहिए। जिस पर ग्रैंड एल्डर कहने लगते हैं कि ये जो जगह तुम देख रहे हो ये इस दुनिया में सबसे प्योर जगह है, क्योंकि यहाँ पर बुद्धा की सबसे प्योर एनर्जी मौजूद है। इसलिए हम चाहते हैं कि तुम इस ग्रेट जेड वॉल के नीचे उस स्टोन पर बैठो और हम सभी लोग हमारा यहाँ पे वज्र फॉर्मेशन को भी फॉर्म करेंगे, जिस वजह से जब तुम्हारी बॉडी के अंदर से इविल एनर्जी बाहर निकलेगी तो वो इस फॉर्मेशन के होने की वजह से बाहर नहीं निकल पाएगी। यहाँ पर उनको ग्रीट करते साथ ही ज़ाओफेन सीधा उस स्टोन के सेंटर में जाके बैठ जाता है और वो अपने मन में कहने लगता है कि हालांकि मेरे पास जीने की कोई खास उम्मीद नहीं है, लेकिन जिन लोगों की वजह से मैं आज तक जिंदा हूँ मैं उनके एफर्ट्स को वेस्ट होने नहीं दूंगा। इसी के साथ हम देखते हैं कि जो ग्रैंड एल्डर होते हैं वो सभी को चैंटिंग करने के लिए ऑर्डर देते हैं और सभी लोग लोटस फॉर्म में बैठकर यहाँ पे चैंटिंग करना शुरू कर देते हैं। और ग्रैंड एल्डर यहाँ पे मास्टर पाउसी को याद करते हुए कहने लगते हैं कि अगर तुम इस वक्त हमें देख रहे हो तो मैं चाहता हूँ कि तुम इस बच्चे के लिए प्रे करो और अपनी ब्लेसिंग्स को इस बच्चे तक भेजो ताकि इसकी जान हम बचा सके। इसी के साथ हम देखते हैं कि जैसे जैसे सभी लोग चैंटिंग करना शुरू कर देते हैं यहाँ पर वज्र फॉर्मेशन एक्टिवेट होने लगता है और हम ज़ाओफेन के आसपास बहुत बड़े बड़े बुद्धा स्टैचूज को भी देख पाते हैं जिनके ऊपर से गोल्डन लाइट्स निकल रही थी। और फिर ये सभी लोग आपस में कंबाइन होकर एक डिवाइन शील्ड को क्रिएट करते हैं जिसके वजह से ज़ाओफेन के चारों तरफ एक बहुत ही पावरफुल बैरियर बन जाता है। कि तभी हम फाशियान को भी देखते हैं जहाँ पर वो प्रे करते हुए कहता है कि उम्मीद करता हूँ कि मेरा दोस्त बिल्कुल सही सलामत हमारे पास वापस लौट आए। इसी के साथ हम देखते हैं कि ज़ाओफेन भी यहाँ पर मेडिटेट करना शुरू कर देता है और हम उसके सी ऑफ कॉन्शियसनेस में एक हल्की सी हलचल होते हुए देखते हैं जहाँ पर उसकी बॉडी के अंदर मौजूद वो ब्लड डिवोरिंग बीट की पावर एक्टिवेट हो जाती है, जिस वजह से ज़ाओफेन को मेडिटेट करने में अब दिक्कत होने लगती है। इसी दौरान हम देखते हैं कि उसकी बॉडी से इतनी इंटेंस अमाउंट में इविल एनर्जी बाहर निकलती है कि जिस वजह से वज्र फॉर्मेशन में भी क्रैक बनने लगते हैं, लेकिन ज़ाओफेन फिर भी उससे फाइट करने में लग जाता है। कि तभी जब ज़ाओफेन को कहीं भी उम्मीद नजर नहीं आती तभी उसके सी ऑफ कॉन्शियसनेस में उससे वही वज्र फॉर्मेशन का सील दिखाई देता है, जिसकी गोल्डन लाइट से यहाँ मौजूद वो रेड फॉग हटने लगता है और ज़ाओफेन का सारा अटेंशन उस गोल्डन लाइट की तरफ पहुंच जाता है, जिस वजह से उसे याद आ जाता है कि आखिर वो यहाँ पर किस लिए आया था। लेकिन अगले पल हम देखते हैं कि ज़ाओफेन के अंदर जो इविल एनर्जी थी वो उस फॉर्मेशन को सप्रेस करने में लग जाती है और वो अपनी पावर से उस फॉर्मेशन पर अटैक कर देता है, जिस वजह से बाहर जितने भी मॉन्क्स मौजूद थे वो सभी लोग उस वज्र फॉर्मेशन के पीक लेवल की पावर का यूज करना शुरू कर देते हैं, जिस वजह से हम ज़ाओफेन के सी ऑफ कॉन्शियसनेस में देखते हैं जहाँ पर वो फॉर्मेशन और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाती है। पर उसमें से बहुत से बड़े बड़े जायंट पाम्स बाहर आते हैं जो कि ज़ाओफेन की तरफ तेजी से बढ़ने लगते हैं। जैसा देखते साथ ही ज़ाओफेन अपने पावर का यूज करके उन पाम अटैक्स को डिस्ट्रॉय करना चाहता था, लेकिन अगले ही पल वो पाम अटैक ज़ाओफेन से जा टकराती है, जिस वजह से उसका जो वेपन था उसमें भी हलचल होती है और ब्लड डिवोरिंग बीट जो कि इस वक्त ज़ाओफेन के बॉडी में मौजूद था उस सिंगल पाम अटैक की वजह से उसके मुंह से बाहर निकल जाता है और अगले ही पल उसके बहुत से टुकड़े हो जाते हैं और अलग अलग डायरेक्शन में वहां से एस्केप करने लगते हैं। तभी बाहर मौजूद जितने भी मॉन्क्स थे ये सभी लोग हैंड साइन बनाते हुए आपस में सी ऑफ एंडलेस बाउंड्री वाला फॉर्मेशन को क्रिएट करने लगते हैं, जिस वजह से हम देखते हैं कि ज़ाओफेन की बॉडी से बाहर निकलकर वो जो ब्लड डिवोरिंग बीट है जैसी वो एस्केप करने लगती है वो उस फॉर्मेशन की वजह से वहां से एस्केप नहीं कर पाती। इसी दौरान सीन शिफ्ट होता है और हम ड्रैगन पीक के लीडर और उसकी वाइफ को देखते हैं जहाँ पर उससे उसकी वाइफ पूछती है कि मैंने सुना कि तुम आज सुबह टॉन्गक्यान पीक पर गए थे, क्या मैं जान सकती हूँ कि आखिर तुम वहाँ पे क्या करने गए थे। जिस पर वो बताने लगते हैं कि मैं वहाँ पर सेक्ट लीडर से मिलने गया था, लेकिन जब मैं वहाँ पे गया तो मैंने देखा शुई को भी सेक्ट लीडर दाओ जुआन डांट रहे थे। जिसके बाद वो आगे बताने लगते हैं कि मुझे मेरे सेक्ट लीडर की बहुत ज्यादा फिक्र होती है, क्योंकि जब से वो उस ग्रेट बैटल से वापस आए हैं वो जरा जरा सी बात पर इतना ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं कि जैसा मैंने आज से पहले उन्हें कभी नहीं देखा। जिस पर उसकी वाइफ बताने लगती है कि हो सकता है कि वो इस वक्त किसी ऐसी चीज से सफर कर रहे हो जिसके बारे में हमें नहीं पता। जिस पर ड्रैगन पीक का लीडर कहता है कि जहाँ तक मैं मेरे सीनियर ब्रदर दाओ जुआन को जानता हूँ वो ऐसे नहीं थे, लेकिन जब से उन्होंने उस एंशिएंट बैटल में ज़ुशियन स्वॉर्ड का यूज किया तो उन्हें बहुत ही पावरफुल बैक स्लैशेस का सामना करना पड़ा और तब से ही वो इतने ज्यादा चेंज हो चुके हैं। जो सुनकर उनकी वाइफ इसके पास जाकर कहने लगती है कि फिलहाल के लिए बेहतर यही होगा कि इस बारे में हम किसी से भी बात ना करें। जिस पर वो कहने लगता है कि आखिर मैं चुप कैसे रह सकता हूँ, मुझे उनकी फिक्र हो रही है। जिस पर इसकी वाइफ बताती है कि सीनियर ब्रदर दाओ जुआन की जो कल्टीवेशन लेवल है वो बहुत ज्यादा है, तो हमें उनके बारे में ज्यादा फिक्र करने की जरूरत नहीं है, हमें बस उन्हें थोड़ा टाइम देना है। इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है। हम वापस से ज़ाओफेन के सी ऑफ कॉन्शियसनेस में उसे देखते हैं जहाँ पर वो ब्लड डिवोरिंग बीट अभी भी उस फॉर्मेशन को तोड़
तोड़कर बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था। इसी दौरान हम देखते हैं कि अब 3 दिन बीत चुके थे और फाशियान और बाकी सभी को ज़ाओ फैन की फिक्र होने लगती है। और यहाँ पर फाशियान कहने लगता है कि मुझे डर है कि अगर जल्द से जल्द इसका कोई हल नहीं निकला तो हमारे मास्टर और जितने भी साथी हैं वो लोग भी अब ज्यादा देर तक इस फॉर्मेशन को होल्ड करके नहीं रख सकते। इसी दौरान हम ग्रैंड एल्डर को देखते हैं जहाँ पर वो ज़ाओ फैन की तरफ देखते हुए मन में कहते हैं कि ये बच्चा बहुत ज्यादा ढीठ है, इसका दिल हेटरेट की वजह से इस हद तक सील हो चुका है कि इसके अंदर मौजूद इनर डीमन का हम सामना तक नहीं कर सकते। इसी दौरान हम देखते हैं कि पास मौजूद दूसरा एल्डर कहने लगता है कि इस बात की क्या गारंटी है कि फ्यूचर में वो वापस से इस डार्कनेस का शिकार नहीं होगा। अगर आज हम उसकी मदद कर भी देते हैं और वो हमारी मदद के जरिए से ब्लड डिवोरिंग बीट को भी पूरी तरीके से डिसॉल्व कर देता है, लेकिन इस बात की क्या गारंटी है कि फ्यूचर में ये बिल्कुल सही रहेगा और कभी भी गलत रास्ते पर नहीं जाएगा। जिस पर ग्रैंड एल्डर कहने लगते हैं कि ये तियानियन टेम्पल की जिम्मेदारी है कि हम इस बच्चे की मदद करें, हम इसे अकेला नहीं छोड़ सकते। तो उम्मीद करता हूँ कि तुम अगली बार मेरे सामने ऐसी बातें नहीं करोगे। जिस पर हम देखते हैं कि वो दूसरा एल्डर कहने लगता है कि जी सीनियर ब्रदर, मैं आपकी बात समझ गया, मैं बस इस बच्चे के साथ वो होते हुए नहीं देख सकता जो कि हमारे पाउजी के साथ हुआ था। जिस पर ग्रैंड एल्डर कहते हैं कि क्या तुम्हें नहीं लगता है कि मुझे इस बात का एहसास नहीं है? अगर मुझे एहसास नहीं होता तो मैं यहाँ पर इस डिवाइन डीमन सप्रेसिंग फॉर्मेशन को कभी भी सेट नहीं करता। इसी दौरान यहाँ पर ग्रैंड एल्डर अपने मन में कहने लगता है कि पर इस बच्चे के अंदर जो ब्लड डिवोरिंग बीट की इविल एनर्जी है ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, जिसे कि हम हल्के में नहीं ले सकते। अगले ही पल हम देखते हैं कि ज़ाओ फैन के अंदर मौजूद वो इविल एनर्जी वापस से उस पर कंट्रोल हासिल करने लगती है और यहाँ अगले ही पल ज़ाओ फैन इतनी पावरफुल एनर्जी को रिलीज करता है जिस वजह से ये फॉर्मेशन भी शेक कर जाता है। बाहर मौजूद मॉन्क्स को भी वो एनर्जी फील होती है, लेकिन ये सभी लोग फिर भी हार नहीं मानते। सभी लोग ये नजारा देखकर हैरान थे और अपने मन में कहते हैं कि 3 दिन और 3 रात की सप्रेशन फॉर्मेशन का यूज करने के बावजूद भी इस एनर्जी के पास इतनी स्ट्रेंथ मौजूद है कि वो अभी भी हमारे सामने रेजिस्ट कर पाए। पर तभी हम ग्रैंड एल्डर को देखते हैं जहाँ पर वो अपनी चैंटिंग की स्पीड बढ़ा देते हैं, जिस वजह से ज़ाओ फैन के आसपास लगा ये बैरियर और ज्यादा इम्प्रूव हो जाता है। पर अगले ही पल ब्लड डिवोरिंग बीट की ये जो इविल एनर्जी है जो कि इस फॉर्मेशन को ब्रेक करने में लगी हुई थी, तभी ग्रैंड एल्डर की पावर की वजह से अब वो उस एनर्जी को भी सप्रेस करने में लग जाते हैं। जो देखते साथ ही यहाँ पर जो ज़ाओ फैन का वेपन होता है वो हवा में फ्लोट करता है और अपने अंदर मौजूद सारी इविल एनर्जी को बाहर निकाल देता है और सीधा ज़ाओ फैन के बॉडी की तरफ थ्रो करता है, जिस वजह से ज़ाओ फैन की बॉडी से निकल रही वो इविल एनर्जी और ज्यादा पावरफुल हो जाती है और अब वो उस फॉर्मेशन के उस अटैक को काउंटर करना शुरू कर देती है और वापस से रेजिस्ट करने लगती है, जिस वजह से यहाँ पर बाहर ग्रैंड एल्डर को भी ये चीज फील हो जाती है। और अब हम देखते हैं कि इन सभी को लग रहा था कि लगता है कि आज यहाँ पर ये लोग फेल हो जाएंगे क्योंकि उस फॉर्मेशन में क्रैक बनने लगा था। यहाँ पर ब्लड डिवोरिंग बीट की पावर अपने पीक तक पहुंच जाती है, जिस वजह से अब यहाँ पर ये फॉर्मेशन बहुत ज्यादा कमजोर हो जाता है। अगले पर ब्लड डिवोरिंग बीट की पावर पीक तक पहुंचते साथ ही उस पूरे फॉर्मेशन को तोड़ के रख देती है, जिस वजह से ज़ाओ फैन के आसपास लगा वो बैरियर भी डिस्ट्रॉय हो जाता है और सारे मॉन्क अपनी जगह से हिल जाते हैं। साथ ही यहाँ पर वज्र फॉर्मेशन भी पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाता है और यहाँ पे ग्रैंड एल्डर ज़ाओ फैन को देखते साथ ही कहने लगता है कि ब्लड डिवोरिंग बीट की पावर बिल्कुल भी सप्रेस होना नहीं चाहता। अब उसे इस बात से भी फर्क नहीं पड़ता कि उसके मास्टर की लाइफ भी यहाँ पे खतरे में है। इसी के साथ हम देखते हैं कि ज़ाओ फैन की बॉडी के अंदर तीनों पैथ की एनर्जी आपस में ही रेजिस्ट करना शुरू कर देती है और यहाँ पर उसकी बॉडी से इतनी पावरफुल एनर्जी निकलती है कि आसपास की जो चट्टानें होती है वो भी डिस्ट्रॉय हो जाती है। यहाँ पर ज़ाओ फैन को अपने नजरों के सामने एक गोल्डन लाइट नजर आती है, वहीं दूसरी तरफ हम मिस रॉन्ग और उसी ओल्ड मैन को भी देखते हैं जहाँ पर वो आसमान में आते हुए इस चेंजेस को देखकर थोड़े शॉक्ड रह जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम रोजी को भी देखते हैं जहाँ पर उसे भी एनर्जी फील होती है और वो आसमान की तरफ वो बहुत ही हैरानी के साथ देख रही थी। वहीं दूसरी तरफ ग्रैंड एल्डर बताने लगते हैं इस वक्त हेवन एंड अर्थ भी इस चीज को विटनेस कर रहा है। इसी के साथ हम देखते हैं कि आसमान में रेड कलर के क्राउड्स नजर आते हैं, जिसे देखते साथ ही सभी लोग समझ जाते हैं कि यहाँ पर डिवाइन थंडर ट्राइब्यूशन होने वाला है। बाद मास्टर दाओ ज़ुआन को भी हम देखते हैं जहाँ पर वो टूटी हुई ज़ूशियान स्वॉर्ड को अपने हाथों में थाम लेते हैं और यहाँ पर ज़ाओ फैन भी उस गोल्डन लाइट को देखकर कहने लगता है कि मैं जो इस वक्त फील कर रहा हूँ ऐसा लगता है कि मैंने इसे पहले भी कहीं फील किया है। वहीं दूसरी तरफ सारे मॉन्क्स भी देखकर हैरान हो जाते हैं, कहने लगते हैं कि इस बार जो हो रहा है वो पिछली बार से भी कई गुना ज्यादा खतरनाक है। इसी दौरान हम देखते हैं कि यहाँ पर जो जूनियर ब्रदर होता है वो भी आ जाता है, जिसे देखते साथ ही दाओ ज़ुआन कहने लगता है कि अच्छा तो तुम यहाँ पर आ ही गए। कि तभी वो यहाँ पर मास्टर दाओ ज़ुआन को रिस्पेक्ट के साथ ग्रीट करता है और कहने लगता है क्या आपने मुझे यहाँ पर बुलाया है, क्या आपके पास मेरे लिए कुछ ऑर्डर्स हैं? जिस पर मास्टर दाओ ज़ुआन कहने लगता है कि क्या मैं और तुम्हें ऑर्डर दूं? तुम्हें तो अच्छे से पता ही होगा कि जब मैंने बीस्ट गॉड का सामना किया तो उसने मुझे कितना ज्यादा सीरियसली इंजर्ड कर दिया, लेकिन मैं फिर भी जिंदा बच गया, जिस वजह से तुम तो बहुत ही ज्यादा
डिसअपॉइंट हो गए है ना। जिस पर जूनियर ब्रदर हैरान हो जाता है और कहने लगता है कि मास्टर आखिर आप ये क्या कह रहे हैं, भला मैं ऐसी चीज क्यों चाहूंगा। जिस पर दाऊजान बताने लगता है कि मैं इतना ज्यादा इंजर्ड हूँ कि मैं 5 दिनों से ज्यादा शायद जिंदा भी ना बचूं, और अब मेरे बाद तुम इस सेक्ट के नए लीडर बन जाओगे तो तुम्हें तो इस बात की बहुत ज्यादा खुशी होगी। जिस पर हम देखते हैं कि जो जूनियर ब्रदर होता है वो अपने घुटनों के बल आकर कहने लगता है कि आखिर आप ये बोल क्या रहे हैं, मैं ऐसा कैसे चाह सकता हूँ। जिस पर दाऊजान कहता है कि मेरे सामने नाटक करने की जरूरत नहीं है, तुमने उस ग्रेट बैटल में बहुत ही अच्छा रोल प्ले किया है जिस वजह से यहाँ मौजूद हर एक बंदा तुम्हें प्रेज करता है, और अब यहाँ मौजूद हर एक इंसान तुम्हारे अंदर किन्यून सेक्ट का नया लीडर देखता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि जो जूनियर ब्रदर होता है वो इन सारी बातों को सुनकर हैरान था कि आखिर उसका मास्टर ये बोल क्या रहा है। जिस पर मास्टर दाऊजान कहने लगता है कि चिंता मत करो, तुम्हें यहाँ पर खुद को होल्ड बैक करने की जरूरत नहीं है, तुम जो भी अपने दिल में फील करते हो यहाँ पर बता सकते हो, क्योंकि मैं तुम्हारे अंदर की बात समझ चुका हूँ। तुम यहाँ पर अपने ही मास्टर को उसकी गद्दी से हटाकर उसकी गद्दी को हासिल करना चाहते हो। बस मेरे एक सवाल का जवाब दो, क्या तुम खुद को इस पोजीशन में देखते हो कि फ्यूचर में तुम ज़ोशियान स्वॉर्ड को अपने हाथों से थाम सकते हो? क्या तुम खुद को इस लायक समझते हो, या फिर क्या तुम ये समझते हो कि तुम इस लायक हो कि तुम किन्यून सेक्ट की 1000 साल की लेगेसी को अपने हाथों में थाम कर आगे बढ़ सकते हो? बताओ, मुझे जवाब दो। लेकिन मुझे हंसी आती है, तुम्हारी इतनी कम कल्टीवेशन पावर से तुम कैसे सोच सकते हो कि तुम ज़ोशियान स्वॉर्ड को कंट्रोल कर सकते हो? तुम मुझे रिप्लेस करोगे? हाँ। इसी दौरान हम देखते हैं कि उसके ऊपर जॉइंट सी स्वॉर्ड आ रही थी, जिसे देखते साथ ही उसकी रूह कांप जाती है। वो कहने लगता है कि मैं शाओ ये काई, अगर मेरे दिलो दिमाग में 1% भी बिट्रेल हो अपने सेक्ट और अपने मास्टर के प्रति, तो आप मुझे जो मर्जी चाहे वो सजा दे सकते हैं। अब यहाँ पर उसकी बात सुनकर दाऊजान सीरियस लुक के साथ उसके करीब जाते हैं कि तभी अगले ही पल वो उसका हाथ थाम कर उसे ऊपर उठा लेते हैं और कहने लगते हैं कि मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। मेरे डांट के पीछे का मतलब तुम गलत मत समझना। मैं जानता हूँ कि शायद फ्यूचर में एक ऐसा वक्त आने वाला है जब तुम्हें मेरे बाद इस सेक्ट की जिम्मेदारी को संभालना पड़े। जिसके बाद वो यहाँ से उसे जाने का ऑर्डर देने लगता है कि तभी सीन शिफ्ट होता है और हम यहाँ पर एक मिस्टीरियस सी जगह पर डीमन सेक्ट के लीडर और उसके मेंबर्स को भी देखते हैं, जहाँ पर हम उसी सोल कास्टर को देखते हैं जो कि यहाँ पर अपने पावर्स का यूज करके डीमन सेक्ट के लीडर को बताता है कि मास्टर हम लोग उस जगह पर आ चुके हैं। जिसे देखकर यहाँ पे वो कहने लगता है कि अच्छा, तो ये है वो होली सेक्ट का एंशिएंट अबिस जिसकी तलाश हम इतने सालों से कर रहे हैं। तभी ब्याओ की आंट आगे आते हुए कहने लगती है कि हाँ, कि वही पावरफुल और रहस्यमय जगह है जो कि अपने अंदर बहुत से राज को समेटे हुए है। साथ ही जब ये पहली बार ओपन हुआ था तो इसने पूरी दुनिया में एक बहुत बड़ा कोहराम मचा के रख दिया था, चारों तरफ तबाही मची थी और इसने लाखों जाने ले लिया। यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ का मौसम और सब कुछ बदलने लगता है, जिसे देखकर सोल कास्टर कहने लगता है कि अब लगता है कि टॉर्च ड्रैगन के अवेकन होने का वक्त आ चुका है। इसी के साथ वो यहाँ पर हैंड साइन का यूज करके जमीन पर एक फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर देता है और कहने लग रहा है कि आज हम यहाँ पर इस पावर का यूज करके और साथ ही 2 स्प्रिट बीस्ट को भी यहाँ पे यूज करके उस ड्रैगन की लोकेशन का पता लगा लेंगे। इसी दौरान हम ज़ोफान को देखते हैं, जहाँ पर उसकी बॉडी से अभी भी वो इविल एनर्जीज और साथ ही बाकी की एनर्जीज भी निकल रही थी, जिस वजह से उसे बहुत ज्यादा पेन होने लगता है। तभी हम यहाँ पर ग्रैंड एल्डर को देखते हैं, जहाँ पर वो भी हैरान थे कि इस वक्त ज़ोफान की बॉडी के अंदर 3 रिवर्स एनर्जीज फ्लो कर रही है और हम देखते हैं कि ज़ोफान के अंदर से अचानक से यानियन टेम्पल के पैथ को फॉलो करने वाला ज़ोफान बाहर आता है और वो यहाँ पर अपनी पावर्स का यूज करके उसे कहता है कि अपने माइंड एंड सोल और बॉडी दोनों को कंट्रोल करने की कोशिश करो, जिसके बाद तुम हेवन एंड अर्थ और बाकी के लिविंग क्रिएचर्स को भी देख पाओगे। कि तभी राइचेस्ट पैथ को फॉलो करने वाला यानी कि किंगडम सेक्ट के पैथ को फॉलो करने वाला ज़ोफान भी उसे नजर आता है, जो कि उससे कहता है कि तुम्हें कभी भी डरपोक नहीं बनना चाहिए, सिचुएशन चाहे जैसी हो तुम्हें हमेशा तलवार ठान के सच्चाई के रास्ते पर टिके रहना चाहिए। ये कहते साथ ही वो अपने स्वॉर्ड से त्यानियन टेम्पल के पैथ को फॉलो करने वाले ज़ोफान पर अटैक कर देता है, जहाँ पर उसने खुद को ऑलरेडी गोल्डन बेल से कवर करके रखा था, जिसके साथ ही ये दोनों आपस में फाइट करते हैं। यहाँ पर ज़ोफान की सटक जाती है और वो इमीडिएटली यहाँ पर इनके बीच में आ जाता है और कहने लगता है कि तुम दोनों आखिर होते कौन हो यहाँ पर मेरे विल को डिसाइड करने वाले। यहाँ पर हम देखते हैं कि ज़ोफान पूरी तरीके से अपना आपा खो चुका था, जिसे देखते साथ ही जो ग्रैंड एल्डर होते हैं वो सभी मॉन्क से कहने लगते हैं कि जल्द से जल्द वज्रा फॉर्मेशन को हमें एक्टिवेट करना होगा, वरना बाद में बचाने के लिए कुछ भी नहीं बचेगा। इसी के साथ हम देखते हैं कि ग्रैंड एल्डर भी ये देखकर हैरान थे कि यहाँ पर ज़ोफान अपना पूरा कंट्रोल खो चुका था। इसी वजह से वो खुद इस ज़ोफान के करीब जाकर उसके आसपास उसी गोल्डन वज्रा सील को एक्टिवेट कर देते हैं और फिर वो ज़ोफान से कहते हैं कि मेरे बच्चे होश मत खो, अपना कंट्रोल हासिल करो, तुम्हें यहाँ पे हार नहीं मानना। यहाँ पर उनकी गाइडेंस पाते साथ ही ज़ोफान क्या करता है, वो अपने हैंड साइंस का यूज करके बाकी के जो दोनों पैथ्स होते हैं उनकी कल्टीवेशन पावर का यूज करता है, ताकि वो ब्लड डिवोरिंग बीट के अगेंस्ट इनकी पावर का यूज कर पाए। यहाँ पर हम देखते हैं कि ज़ोफान ऐसा ही करता है, जिस वजह से उसके अंदर जो ब्लड डिवोरिंग
सोरिंग बीट की पावर होती है वो अब धीरे धीरे कंट्रोल लूज करने लगती है। वहीं दूसरी तरफ अभी भी रेजिस्ट करता है और उस गोल्डन बेल को क्रैक करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी ग्रैंड एल्डर अपनी पावर को ज़ेऑफेन के बॉडी में इंसर्ट करते हैं, जिस वजह से ज़ेऑफेन को हल्का सा बैकअप मिल जाता है, जिस वजह से ज़ेऑफेन थोड़ी देर के लिए खुद को कंट्रोल कर पाता है। लेकिन हम देखते हैं कि फिर तीनों पैथ्स की एनर्जी यानी कि बुद्धिज्म, टाओइज्म और डेमोनिक पैथ, इन तीनों की एनर्जी आपस में ही क्लैश करने लगती है। सभी लोग एक दूसरे पर डोमिनेट करना चाहते थे। इस वक्त कोई भी ज़ेऑफेन के अकॉर्डिंग नहीं चल रहा था, लेकिन तभी हम देखते हैं कि इतना पावरफुल शॉक वेव ग्रैंड एल्डर को फील होता है कि वो दूर छिटक के गिर जाते हैं। वो कहने लगते हैं कि एक मॉडल की बॉडी इतना सब कुछ कैसे झेल सकती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि आसमान में एनर्जी का इतना बड़ा एक्सप्लोजन होता है कि जिसे दूर दूर से देखा जा सकता था। इसी के साथ उस जेड वॉल में भी क्रैक बनने लगते हैं, जो देखकर सभी लोग कहते हैं कि ये तो हेवनली स्क्रिप्चर का 4th वॉल्यूम है। यहाँ पर सभी लोग इसे अपीयर होता हुआ देखकर शॉक्ड हो जाते हैं, इंक्लूडिंग ग्रैंड एल्डर भी शॉक्ड हो जाते हैं और कहने लगते हैं कि ये तो हमारे बुद्धिज्म का बहुत ही रेयर टेक्निक है। लेकिन जरा देखो, इस क्रैक की वजह से जमीन से ये भी अपीयर होने लगे हैं और हम ज़ेऑफेन की दोनों आइज और फोरहेड को देख पाते हैं, जहाँ पर डिमोनिक सेक्ट, बुद्धिज्म और टाओइज्म तीनों की एनर्जीज को हम देख पाते हैं। कि तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें उसी होली अबिस का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर एक मास्टरमैन कहने लगता है कि अब वो सुनहरी घड़ी आ चुकी है, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि कोई भी लिविंग क्रिएचर इसमें इंटरफेयर ना करे, वरना बहुत बड़ी तबाही हो जाएगी। इसके बाद हम देखते हैं कि असल में यहाँ पर इन लोगों ने अपने ग्रेट फॉर्मेशन का यूज किया था, जिसके जरिए से वो उस लोकेशन का पता लगा रहे थे। और फिर हम डीमन सेक्ट के लीडर को देखते हैं, जो कि मुस्कुराते हुए कहता है कि हमारे सेक्ट का बहुत ही जल्द सुनहरा दौर शुरू होने वाला है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि वो जो सोल कास्टर था वो कुछ डिमोनिक स्पेल्स का यूज करने लगता है और जमीन पर अपने वेपन को दे मारता है। साथ ही हम देखते हैं कि जो उसके फेलो सेक्ट मेंबर्स होते हैं वो सभी लोग सेम करते हैं और यहाँ पर ये लोग एक डिमोनिक रिचुअल को परफॉर्म कर रहे थे, जिस वजह से जो सेंटर में मास्टरमैन था उसके बॉडी पर वो सारे स्पेल्स फ्लोट करते हुए उसके फोरहेड के जरिए से एक पावरफुल व्हाइट कलर की एनर्जी बाहर निकलती है, जिसे देखते साथ ही यहाँ पर डीमन क्लैन का लीडर हंसने लगता है और कहता है कि आज हमें खुद हेवन एंड अर्थ की पावर भी नहीं रोक सकती, जिसके बाद हम गॉड्स को स्ले करने वाली पावर को अचीव कर लेंगे। इसके साथ वो यहाँ पर अपना वो बड़ा सा फर्नेस बाहर निकाल लेता है और कहने लगता है कि जिस फेथ को मैं फॉलो करता हूँ उसे कोई भी हरा नहीं सकता। अब यहाँ पर उससे ड्रैगन सबड्यूरिंग की पावर को इतना ज्यादा बढ़ता हुआ देखकर जो बाकी के लोग थे वो भी हैरानी के साथ कहते हैं कि न जाने क्यों इसकी स्ट्रेंथ पहले से ज्यादा इतनी इंक्रीज हो चुकी है। इसके बाद उस बड़े से फर्नेस के ऊपर हम कुछ पैटर्न्स को भी बनता हुआ देखते हैं और जैसे जैसे इसकी पावर इंक्रीज होती है यहाँ पे खड़े आसपास के लोग भी उसकी टेरिबल पावर को फील कर पा रहे थे। और यहाँ पर रूही कहने लगती है कि मैं यहाँ पर खड़े होकर ही ऐसा फील कर पा रही हूँ कि जो मेरी ओरिजिनल सोल है वो अभी से बुरी तरीके से कांप रही है। तो जरा सोचो, जब ये अपने पीक लेवल तक पहुंच जाएगा तो इसकी पावर किस हद तक टेरिफाइंग हो जाएगी। साथ हम देखते हैं कि जैसे जैसे वो सोल कास्टर अपने स्पेल्स को यहाँ पर परफॉर्म करता जाता है उस फर्नेस में मौजूद उन सील से कुछ बीस्ट बाहर निकलने लगते हैं और हम देखते हैं कि सबसे पहले यहाँ पर एक गोल्डन फिनिक्स आता है, वहीं दूसरी तरफ एक रेड कलर का दूसरा बीस्ट भी बाहर आता है। और यहाँ पर इन दोनों बीस्ट को देखते साथ ही रूही कहने लगती है कि एक बात बताओ, आखिर हम इनके जरिए से उस ड्रैगन की लोकेशन का पता कैसे लगाएंगे? भला इनसे उस टॉर्च ड्रैगन को कैसे ढूंढा जा सकता है? जिस पर फॉर्मर ड्रैगन पीक का लीडर कहता है बस तुम देखती जाओ कि आगे आगे क्या होता है। कि तभी हम यहाँ पे उन दोनों बीस्ट को देखते हैं जो कि आपस में चक्कर काट रहे थे। वहीं दूसरी तरफ सीन शिफ्ट होता है और हम ज़ेऑफेन को देखते हैं, जहाँ पर जमीन के नीचे से निकल रहे हेवनली स्क्रिप्चर के वो जो 4th वॉल्यूम है वो ज़ेऑफेन के बॉडी के आसपास आकर उसे कवर कर लेते हैं। और ज़ेऑफेन को कुछ फील होता है और वो कहने लगता है कि ऐसा लग रहा है कि जैसे बुद्धा खुद चाहते हैं कि मैं मेरे अंदर मौजूद हर एक चीज को जाने दूं। ये चीज फील करते साथ ही यहाँ पे ज़ेऑफेन अपनी मुट्ठी बना लेता है और अपने हाथ को आगे बढ़ाना शुरू कर देता है और अपने मन में कहता है कि जो बुद्धिज्म है वो मुझसे ये कहता है कि मैं हेवन के रूल्स को फॉलो करूँ, लेकिन मेरे अंदर का डीमन मुझसे कहता है कि मैं वो करूँ जो उससे सही लगता है और जो राइचियस पैथ है वो भी मेरे अकॉर्डिंग नहीं है। इसी के साथ हम देखते हैं कि ज़ेऑफेन तेजी से अपना हाथ आगे बढ़ाता है और गुस्से से अपने मन में कहता है कि मैं इनमें से किसी को भी फॉलो नहीं करना चाहता, मैं खुद अपने बनाए हुए रास्ते पे चलना चाहता हूँ। ये कहते साथ ही हम देखते हैं कि ज़ेऑफेन की बॉडी के अंदर तीनों ही पैथ की जो कल्टीवेशन होती है वो आपस में कोलाइड करने लगती है, लेकिन फिर ज़ेऑफेन अपने बॉडी से उन शार्प स्ट्रिंग्स को बाहर निकालते हुए कहने लगता है कि मैं ना तो बुद्धिज्म को फॉलो करूंगा, ना उसे कल्टीवेट करूंगा, ना ही मैं राइचियस पैथ को कल्टीवेट करूंगा और ना ही मैं डिमोनिक सेक्ट को कल्टीवेट करके इमॉर्टल बनूंगा। मैं वो करूंगा जो मुझे सही लगता है और मैं मेरे अकॉर्डिंग जीऊंगा। कहते साथ ही हम देखते हैं कि फाइनली ज़ेऑफेन की जो विल पावर है वो तीनों पैथ के ऊपर डोमिनेट करने लगती है और यहाँ पर जो तीनों पैथ आपस में अब तक कोलाइड कर रहे थे, एक एक करके ये तीनों चीजें ज़ेऑफेन की कॉन्शियसनेस में फेड होने लगती हैं और ज़ेऑफेन सभी के ऊपर डोमिनेट करते हुए अपना खुद का एक पैथ चुन लेता है। वहीं दूसरी तरफ हम डिमोनिक
सेक्ट के लीडर को देखते हैं, जहाँ पर आसमान में एक अलग ही हलचल होने लगती है। अचानक से हम देखते हैं कि वो जो रेड कलर का बीस्ट था उसकी गर्दन यहाँ पे उड़ जाती है और सभी लोग उसे देखकर शॉक्ड हो जाते हैं और सवाल करते हैं कि आखिर अभी अभी क्या हुआ। इसी दौरान हम यहाँ पर गोल्डन फिनिक्स को भी देखते हैं। अचानक से वो भी मारा जाता है और सभी लोग हैरान और परेशान हो जाते हैं और सबकी निगाहें इस वक्त सेक्ट लीडर की तरफ जाती हैं, जो कि इस वक्त ये नजारा देखकर स्माइल कर रहा था। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। आई होप कि तुम सबको आज की वीडियो काफी ज्यादा पसंद आई होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।